जैसा कि आपने आज का हमारा थंबनेल देख लिया होगा। आज जो हमारा मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो है सेटलमेंट से रिलेटेड। तो सेटलमेंट एक ऐसी टर्म है जो बैंक तब इस्तेमाल करता है जब उसे लगता है कि जो हमारा बोरोवर है उसके पास अब हमें पैसे देने के लिए किस्तों में तो है नहीं अब। ठीक है, तो जो भी है उससे वन टाइम में सेटलमेंट, वन टाइम में या फिर जो एक अमाउंट फ़िक्स करके सेटलमेंट की, उसे 2 या 3 किस्तों में फ़िक्स करके और वो लोन को बंद कराने का ये एक प्रोसीजर है। तो सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लोन हमेशा के लिए बंद हो गया आपका, बल्कि ये जो होता है एक अमाउंट होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट या उससे थोड़ी कम अमाउंट, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है ये, उस अमाउंट के बीच में जाके आपसी सहमति बना के उतनी पेमेंट लेके और उस लोन को सेटल्ड दिखा दिया जाता है। ये सिबिल में भी शो करता है लंबे टाइम तक। लेकिन अगर कल को आपको बैंक सेटलमेंट के केस में बैंक आपको किसी तरह की कोई एनओसी नहीं देता, आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये आपका लोन पूरी तरह से बंद हो गया है। हाँ, ये है कि बैंक रिकवरी एजेंसी और ये जो खुद के रिकवरी एजेंट्स वगैरह होते हैं, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। इन केस आपको फ्यूचर में अगर लोन से रिलेटेड एनओसी चाहिए, तो जितनी भी अमाउंट बैंक ने उस दिन तक ड्यू आपके ऊपर पेंडिंग छोड़ दी है, वो अमाउंट आप पूरी पे करने के बाद आप अपने लोन के लिए एनओसी ले सकते हैं। तो आज हम वैसे बात करेंगे मेनली सेटलमेंट की। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च 2020 में जब से लॉकडाउन लगा है, तब से मैक्सिमम लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है लोन से रिलेटेड। बीच में सरकार ने आरबीआई की तरफ से मोरेटोरियम भी दिया गया था, जो फर्स्ट टाइम में तो कंपलसरी था हर किसी को देना, लोन बोरोवर को। सेकंड वेव में मिला तो मोरेटोरियम, लेकिन ये कंपल्सन नहीं था आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ने बैंकों के ऊपर कंपल्सन नहीं डाली थी कि आपको हर किसी को देना होगा। बैंक अपनी समझ से उन लोगों को जो एलिजिबल थे या जो बिल्कुल अभी भी सक्षम नहीं थे पेमेंट देने की, उन लोगों को उसने मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया। इसके लिए उसने प्रोसेस अपनाया, एप्लीकेशन ली, सब कुछ लिया, उसके बाद उसने अब उनको मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग रहे कि मोरेटोरियम 2 बार लेने के बाद भी वो पेमेंट अपनी जो है वो कंटिन्यू नहीं दे पाए। आज उन्होंने मान लीजिए कि लोन की ईएमआई देनी है, वो टाइम पे दे ही नहीं पा रहे, तो एक ईएमआई गई, 2 गई, 3 गई। बैंक ने इंटीमेट किया कि भाई आप लोन की ईएमआई दीजिए एटलीस्ट एक, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो नहीं दे पाए, तो फिर रिकवरी एजेंसी लगाई, उनसे भी रिकवर नहीं हुआ। तो फाइनली बैंक एक ऑप्शन निकालता है सेटलमेंट का। मान लीजिए कि आपका जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसे केसेस में बैंक 40 to 50% तक सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पेइंग। जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपने लोन दिया है तो कितना लोन दिया है। और अगर मान लीजिए आपने लोन अभी लिया है और पहली, दूसरी, तीसरी किस्त ही नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि सेटलमेंट करके मैं 50% तक मैं करा लूँगा, तो ये इतना आसान नहीं है। तो बैंक आपकी स्थिति देख के, बैंक अपनी सारी कंडीशंस देख के उसके बाद ही सेटलमेंट की शर्तों पे राज़ी होता है। नहीं तो वो लीगल तरीके से अपनी रिकवरी कराता है आर्बिट्रेशन के थ्रू, या फिर रिकवरी सूट डाल के आप उस तरीके से भी कर सकता है। अगर कोई आपके नाम पे प्रॉपर्टी है या एसेट है तो उसको भी अटैच वो करवा सकता है लीगली जाकर। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे वो हैं, कड़ियाँ हैं। आपके पास भी ऑप्शन रहता है, आप इसको कंटेस्ट कर सकें और मीडिएशन प्रोसेस करके बीच का कोई रास्ता निकाल सकें बैंक के साथ। लेकिन अगर इन केस ऐसा है कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं और आपको क्रेडिट कार्ड या कोई पर्सनल लोन या कोई मॉर्गेज लोन ये सेटल कराना है, तो आपको एक बार बैंक के जो मैनेजर हैं या जो भी एट प्रेजेंट आपके पास बैंक की एजेंसी आ रही है बैंक की तरफ से रिकवरी करने के लिए, उनसे एक बार आपको बात करनी चाहिए। और जब आप बात करेंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सिक्योर्ड लोन है, ठीक है, आपने उसका कार लोन हो गया, मान लीजिए कि आपने बैंक से कार लोन लिया हुआ है एक ब्रांच से, और दूसरे ब्रांच से आपने उसका बिजनेस लोन लिया हुआ है या पर्सनल लोन कुछ भी लिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब आप सेटलमेंट कराने जाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि वो जो लोन है वो किसी और लोन से लिंक है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप जाते हैं, जैसे कार लोन आप जा रहे हैं सेटल कराने के लिए, किसी थर्ड पर्सन को आप बेचने जा रहे हैं, और मान लीजिए कार डीलर को बेचने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे कार लेगा तो एनओसी भी लेगा कुछ टाइम बाद, और एनओसी लेगा तभी उसके नाम की हाइपोथिकेशन जो आपके नाम की हटेगी वो दूसरे आदमी के नाम पे चढ़ेगी। अगर जो जिसे उसने कार बेची है उसने अगर वो कार फाइनेंस
करानी है तो वो लोन भी तभी होगा जब वो गाड़ी आपके नाम से हट के उसके नाम पे जाएगी। तो ऐसे केस में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप जो है जो बैंक से जब सेटलमेंट करने जाएँ तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लें। अगर तो कोई आपका लोन और उस बैंक में है ही नहीं, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन और भी कोई है, अगर कुछ भी नहीं है तब तो आपको सेटलमेंट जब आप बैंक से आपकी एक सुलह होगी कि हाँ मैं इतने % पे सेटलमेंट कर रहा हूँ या आपका सब कुछ हो गया, तो आप सेटलमेंट कराइए। आपके पास ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के अंदर एनओसी आ जाएगी, फॉर्म 35 आ जाएगा, जिससे आपको हाइपोथेकेशन हटाने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि बैंक ने आपको कह दिया कि हम आपको एनओसी दे देंगे और आपको पता है कि उस बैंक में, उस ब्रांच में तो ना सही, लेकिन आपका दूसरी जगहों पर, दूसरे ब्रांच में पीएल चल रहा है या ऑनलाइन आपने कार्ड लिया था उसी बैंक का, क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया है, तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वो कार्ड आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ अगर वो कार्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो उसी बैंक का है। और आपको अगर एक सिक्योर्ड लोन है और दूसरा अनसिक्योर्ड है तो उस केस में एनओसी आपको मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इस चीज़ का जो हल है वो आप एक बार बैंक से बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सेटलमेंट की जो शर्तें आप, जिस पे आपको एक लेटर दिया जाएगा सेटलमेंट करते वक्त, तो वो सारा लेटर आप अच्छे से पढ़ें। उसके अंदर भी वो बैंक कंडीशन ये डाल देता है, लिख देता है उसमें साफ कि अगर कोई और लोन चल रहा है तो आप सेटलमेंट मतलब एनओसी नहीं मिलेगी आपको। तो कोई भी लोन जब आप सेटल कराने जा रहे हों और इस सोच से जा रहे हो कि आपको एनओसी मिल जाएगी कि इस बैंक की तरफ से आपका ऐसा कोई ड्यू नहीं है, जितना हमने सेटलमेंट की अमाउंट रखी थी उतना आपने दे दिया है, तो वो उसकी एनओसी आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपने आपके पैन कार्ड से कोई और लोन लिंक है, ठीक है, और आपने कोई और लोन लिया है उसी बैंक से, कहीं से भी ऑनलाइन लिया है चाहे आपने दूसरे ब्रांच से लिया है, तो याद रखिएगा आपको एनओसी आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जब तक आप उस लोन को क्लोज़ नहीं करते जो शो कर रहा है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप लोन अगर सेटल कराने जाएँ तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। खासकर सिक्योर्ड लोन और गाड़ी लोन या फिर प्रॉपर्टी के लोन में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप जब एनओसी लेने जाएँ, सेटलमेंट कराएँ, तो एनओसी के बारे में खुल के बात कर लें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। उसके बाद आप बैंक का जो लोन है, जितनी अमाउंट पे आपकी बात हुई है, उसको सेटल कराएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और अगर इस संबंध में आपको कोई भी समस्या आ रही है लोन सेटल कराने में, किस लोन को कैसे कराएं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मैं आपको खुद पर्सनली कॉल करके आपको इस बारे में गाइड करूँगा और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि जब जानकारी नहीं होती तो लोगों को डर लगता है, लेकिन आपके पास जानकारी है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।